प्रॉफिट्स एंड गेन्स के आज हम लोग पार्ट 2 में हैं। पार्ट 1 में मैं आपके साथ डिस्कस किया था कैसे एक प्रॉफिट्स एंड गेन्स का टैक्सेबल बिजनेस इनकम कंप्यूट किया जाता है। दो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें एक तरीका था डायरेक्ट अप्रोच, जहां पर हम लोग खुद इनकम को कंप्यूट करेंगे। मतलब मेरे पास कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बिकॉज एक सवाल था ना हम लोगों के मन में, मेरे पास तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है जो मेरा पीएल इनकम एक्सपेंडिचर से आता है, उसको नहीं दिखा सकता। आंसर है हम लोग वो नहीं दिखा सकते बिकॉज वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। क्या सर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट अलग अलग होता है? यस, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स प्रॉफिट दो अलग अलग हिस्से होते हैं। So we can't use the accounting profit for tax purpose because accounting profit is based on the accounting adjustment and taxation profit will be based on the taxation adjustment. तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट अप्रोच में हम लोगों ने क्या किया था। इनकम को कंप्यूट किए थे, क्या क्या इनकम बिजनेस इनकम की कैटेगरी में आता है वो लेते हैं, लेस करते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउबल है। इनडायरेक्ट इनकम में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ही लेते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसको रिकॉन्सिलाइज करके हम क्या करते हैं टैक्सेशन प्रॉफिट में लाते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, जो इनकम टैक्स में जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है एज ए डिडक्शन, अगर अकाउंटिंग पीएल में वो माइनस कर चुके हैं, हम लोग डेबिट कर चुके, माइनस करने के बाद डेबिट अगर कर चुके हैं तो मैं मान के चलूंगा वो गलत हुआ है, उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोगों का एरिया सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउबल है। आप लोग देखिएगा लास्ट लिस्ट में मैंने बहुत बड़ा एक लिस्ट दिया है, उससे भी बड़ा लिस्ट है, लेकिन हम लोगों का सिलेबस बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी उतना ही डील करता है, तो हम लोग उसी का बेसिस से काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउबल एक्सपेंसेस। ये हम लोगों के लिए 2-3 क्लासेस लगेगा। तो आज एक्सपेंसेस का पार्ट 1 चल रहा है। अलाउबल एक्सपेंसेस, कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउबल है। बुक लोग सबसे लास्ट में करते हैं एक्सपेंसेस, जिसका नाम है जनरल एक्सपेंसेस। मैं उसको फर्स्ट में करूंगा, जनरल एक्सपेंसेस। मतलब बोल रहा है बिजनेस इनकम कंप्यूट करने के लिए कौन कौन सा एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउबल है, वो तो इंडिविजुअली आइटम वाइज हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक एरिया पे, लेकिन इन जनरल बहुत है। मतलब वहां पर तो 5-6 आइटम होगा। क्या आप पीएल में 5-6 आइटम डेबिट करते हैं? बहुत सारा आइटम डेबिट करते हैं। तो वो कौन सा सेक्शन के कारण, कौन सा प्रोविजन के कारण अलाउबल है, वो हम लोगों को देखना पड़ता है, जिसका नाम है अंडर जनरल एक्सपेंसेस। मतलब जनरल एक्सपेंसेस नहीं बोल के हम लोग बोलते हैं इसको जनरल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 37(1). एसएससी कैन क्लेम deduction for any expenses to sound upon any expenses for computation of business income, taxable, टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से taxable business income if the following conditions are
सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो एनी एक्सपेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डिडक्शन दे सकते हैं, बोल सकते हैं ये एक्सपेंसेस मेरा अलाउएबल एक्सपेंसेस है। हाँ, टैक्सेबल जब बिजनेस इनकम में कैलकुलेट करूंगा तो ये माइनस करके मैं टैक्सेबल इनकम निकालूंगा। ए कंडीशन है क्या है, नॉट कैपिटल इन नेचर, मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आप क्या किए, वेजेस इज अलाउएबल एक्सपेंसेस, आप इंस्टॉलेशन वेजेस में डाल चुके हैं। क्या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नॉट कैपिटल इन नेचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। That is revenue in nature. B, not personal in nature, मतलब उस एक्सपेंडिचर से आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा। अगर पर्सनल बेनिफिट होता है, डोनेशन, इनकम टैक्स, वो अगर पीएल में आप डालते हैं, अगर डालते हैं, आप आपका पीएल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर डालते हैं तो उसको माना जाएगा पर्सनल इन नेचर। तो इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे वो एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सर आप बोल रहे हैं अगर किसी भी कारण के लिए पीएल में वो टू डोनेशन लिखता है, पीएल में टू इनकम टैक्स लिखता है, मतलब ये डिसअलाउड है। यस, अकाउंटिंग के लिए प्रोबेबली अलाउ किया होगा उसने, लेकिन याद रखिए एक बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करता है। बोल रहा है भाई ये तो गलत, ये अलाउबल एक्सपेंसेस ही नहीं है, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। यस, बिकॉज नॉट पर्सनल इन नेचर, मतलब एक्सपेंसेस क्या बोलना चाहता है, फॉर द बिजनेस पर्पस, बिजनेस के लिए, बिजनेस के कनेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होगा। सी, द एक्सपेंडिचर should be incurred, मतलब एक्सपेंडिचर को इनकर्ड होना पड़ेगा, प्रोविजन इस नहीं चलेगा। इसका मतलब प्रोविजन अलाउड नहीं होगा, एक्सपेंडिचर को इनकर्ड होना पड़ेगा। आई रिपीट द वर्ड, इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि उसके लिए पैसा दे चुके हैं, पैसा बाद में भी देंगे तो चलेगा, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए, मतलब आपको उससे बेनिफिट मिला हुआ होगा। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए। सो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं प्रोविजन वो क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस, दैट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कोई एस्टिमेट वाला फिगर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। प्रोविजंस आर नॉट to be considered. D, the expenditure is not for the activity which is prohibited, मतलब बात ना है, prohibited by any law, मतलब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर फॉर इलीगल एक्टिविटी के लिए अलाउबल नहीं है। मतलब द एक्सपेंडिचर इज नॉट फॉर एनी एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड, मतलब जो कानून के आग से
प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं करना है। मतलब मान लीजिए बिजनेस करते हैं, आपको जानना ही है नॉर्मल सिस्टम से, कभी कभी फाइन देना पड़ता है। तो फाइन के लिए 5,000 रुपया दिया, क्या ये अलाउबल एक्सपेंसेस है? अकाउंटिंग के लिए तो अलाउ डेबिट करते ही है, बिकॉज बिजनेस एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है नो, एनी एक्सपेंसेस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये फाइन आप क्यों दे रहे हैं? प्रोबेबली आपने कुछ इलीगल काम किया था। तो अगर कुछ इलीगल कारण के लिए आपको जो प्रोहिबिटेड इन द आइज ऑफ लॉ है, अगर काम करते हैं, उसके लिए अगर खर्चा करते हैं, तो क्या होगा? वो उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक्सपेंड मतलब उसको मैं एक्सपेंडिचर बोल के बिजनेस जनरल डिडक्शन में नहीं डाल सकता। तो एक्सपेंडिचर इज नॉट फॉर द एक्टिविटी which is prohibited by any law। तो ये था जनरल डिडक्शन के बारे में, उसने बोल दिया। मतलब आप जब प्रॉब्लम करेंगे, मेजर आइटम आप देखेंगे ट्रेडिंग पीएल में, अलाउबल एक्सपेंस है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिंगल सेक्शन 37(1). तो 37(1) मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज ऑफ द दैट फैक्ट। इसके रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन मैंने पीडीएफ में डाला है, आप लोग देखेंगे, आराम से देख सकते हैं। एक तो पहले पढ़ लिया, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करता है तो मैं बोल सकता हूं ये एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उसको मिलेगा, अलाउबल एक्सपेंसेस बोल के माना जाएगा। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक अलाउबल एक्सपेंसेस की। ये एक नंबर क्या था? ये जनरल अलाउबल एक्सपेंसेस है, मतलब एनी एक्सपेंसेस अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो अलाउबल। अब आते हैं हम लोग टू स्पेसिफिक अलाउबल। अच्छा, हम लोग आई थिंक इसका लिखना आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक सवाल बार बार आ रहा है, सर कहां से लिखूंगा? आपका बोर्ड वर्क से ना पीडीएफ से? देखिए मैं बोलूंगा पीडीएफ और बोर्ड वर्क मिला के लिखिए, अच्छा लगेगा। यहां पर एक एग्जांपल, वहां पर 2 एग्जांपल दे देते हैं, मतलब 2 एग्जांपल हो गया तो और भी अच्छा बेटर रहेगा। 2 स्पेसिफिक allowable expenses। यहां पर बहुत सारा आइटम है, मैं इस क्लास में थोड़ा बहुत करूंगा, सब नहीं करूंगा। पहला पॉइंट, बोनस एंड कमीशन to employees। सर बोनस और कमीशन तो ये तो जनरल डिडक्शन में ही आ सकता है। हाँ एग्जैक्टली आ सकता है, कुछ फीचर होगा जिसके लिए उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जरूरत पड़ा, क्यों बाद में देखते हैं। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, सर अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस को एम्प्लॉय को बोनस भी देगा, कमीशन भी देगा, तो ये अलाउबल एक्सपेंसेस है। यस सर, ये तो जनरल से ही पता चल रहा है। तो 36(1) एक्चुअली स्पेसिफिक का मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस 36(1) में दिया है। 2, 3, 4, 6, 7 ये सब प्रोविजंस है। हम लोग सबसेक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्लॉज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक सेक्शन 36 एंड सबसेक्शन को याद रखेंगे। 36(1) बाय द वे आप लोग पीडीएफ में देखेंगे सेक्शन पूरा मेंशन है, फिर से बोल रहा हूं नॉट एट ऑल नेसेसरी आपको पढ़ना। आप सिर्फ जान लीजिए कौन सा अलाउबल एक्सपेंसेस है, स्पेसिफिक अलाउबल एक्सपेंसेस है अंडर स्पेसिफिक कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में कंडीशन जानना है और स्पेसिफिक केस में आपको एक एक आइटम देखना पड़ेगा। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज क्या लिखेंगे? अलाउबल एज एक्सपेंसेस, मतलब
अगर बिजनेस कमीशन और बोनस देता है एम्प्लॉय को तो ये बिजनेस अलाउबल एक्सपेंसेस है। सो सर वो तो पहले भी जानते थे, क्या न्यू सिखा रहे हैं, उल्टा पुल्टा चीज। धीरे धीरे। दूसरा वहां पर एक पॉइंट था, सुना याद है, इनकर्ड करना है, प्रोविजन अलाउड नहीं है। इनकर्ड में आप जानते हैं, मैंने ही पढ़ाया था, हो सकता है आपने पे किया, हो सकता है आप बाद में पे किया, यस और नो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी तो इनकर्ड है, तो एक्सपेंसेस अगर सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है, वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, व्हाई नॉट, 100% मिलेगा डिडक्शन, बिकॉज इनकर्ड तो हुआ है, पर्सनल इन नेचर नहीं है, कैपिटल इन नेचर नहीं है, इलीगल नहीं है, बिजनेस रिलेटेड है, व्हाई नॉट 100% डिडक्शन मिलेगा। वेट सर, if paid in, if actually paid, हाँ मतलब बोनस कमीशन तभी अलाउ होगा अगर एक्चुअली पेड होता है, तो अगर पेड नहीं होता है अलाउ नहीं होगा। मतलब कोई टाइम लिमिट है, यस, इफ एक्चुअली पेड विद इन the time limit of filing return under section 139(1). देखिए सेक्शन हटाइए, 6th सेमेस्टर में ये सेक्शन के ऊपर काम होगा, 15 मार्क्स का है। सिर्फ ये जान लेते हैं, एक एसएससी का प्रीवियस ईयर में जो इनकम होता है 1920 में, उसका स्टेटमेंट उसको कब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा देना पड़ता है, दैट इज बोलता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, आप प्रीवियस ईयर में कितना इनकम किए हैं, कौन कौन सा हेड में किया है। तो रिपीट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा देंगे। क्या जमा देंगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा देंगे, भाई डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैंने इतना इतना हेड में इतना इतना इनकम किया है, इतना मेरा टैक्स हुआ है, तो ये लीजिए इसका स्टेटमेंट, उसका ही नाम है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसका कुछ ड्यू डेट होता है, यस ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। If audit is compulsory, no audit is required। अगर ऑडिट कंपलसरी है तो 30 सितंबर, और ऑडिट अगर कंपलसरी, ऑडिट इफ नो ऑडिट इज रिक्वायर्ड, अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो 31 जुलाई। आज बादशाह फोन किया था, बोल रहा है सर हमको बहुत अच्छा लगा, मजा लग गया क्लास करते करते। मैंने डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया, डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगा, भाई उसको बहुत मजा आ रहा है। बादशाह अब आप खुद बोलिए तो, अगर आपका प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर में काम कर रहे हो, प्रीवियस ईयर है 1920, प्रीवियस ईयर 1920, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होना चाहिए सर, 1920 का ड्यू डेट होना चाहिए 30 सितंबर 2020, और जिसका ऑडिट नहीं होता है 31 जुलाई 2020। मतलब आप लोगों का सर का जो सैलरी इनकम से सैलरी होता है, सर को भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ता है, यस जमा करना पड़ता है। अगर सर को जमा करना पड़ता है तो बोलिए जी कब तक जमा करना पड़ेगा, सर का तो ऑडिट नहीं होता है, तो 31 जुलाई 2020। और अगर सर का ऑडिट के अंदर में जाना पड़ता है, जिसका ऑडिट करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा टाइम एक्सटेंशन दिया जाता है, बिकॉज़ ऑडिट करने के लिए तो टाइम लगता है, 30 सितंबर 2020। यहाँ पर बोलना चाह रहा है भाई मैं बोनस और कमीशन को तो अलाउ कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा
इसको आपको एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। सर बिजनेस के लिए टाइम बहुत सारे टाइम हो सकता है सर, 31 मार्च तक पैसा कलेक्शन नहीं हुआ, प्रॉफिट कंप्लीट होगा, उसके बाद बोनस टोनस देगा, तो थोड़ा टाइम तो लग ही सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको टाइम लिमिट दिया है बिफोर ऑडिट फाइनलाइजेशन, सॉरी बिफोर आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको पेमेंट करना है। अगर ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई आपका फाइलिंग रिटर्न डेट, अगर ऑडिट होता है तो 30 सितंबर 2020, मतलब 2019-20 का बोनस और कमीशन के लिए डिडक्शन लेने के लिए उसका पेमेंट करना अनिवार्य है 30 सितंबर 2020 और 31 जुलाई 2020 एज द केस में बी। ओके सर, मान लीजिए मैंने सैलरी पेमेंट नहीं किया, तब भी क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? मुंडू तुम्हार, मैंने लिखा था बोनस कमीशन, थोड़ी मैंने लिखा है वेजेस सैलरीज, मतलब सैलरीज में ये दो कंपोनेंट के लिए ही ये प्रोविजन है, बाकी कंपोनेंट एक्रूअल बेसिस के लिए हो सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ बोनस और कमीशन कोई कैश बेसिस में देना पड़ेगा, सैलरी वेजेस के लिए ये स्पेशल प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करता है, मतलब वो एक्रूअल के बेसिस से भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। एक अच्छा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा है। सर मान लीजिए सीरियस इशू था, बंदा 31 जुलाई के बाद पेमेंट किया और 30 सितंबर, लास्ट पीरियड तो 31 सितंबर है, तो मान के चलते 31 सितंबर के भीतर ही पेमेंट किया है, तो क्या करेंगे हम लोग? सर 1920 में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में उसका डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में मतलब 2021 प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, थोड़ा देखिए आप लोग। तो ये मेरा पहला स्पेसिफिक था, अलाउबल एक्सपेंसेस एंड उसका रिलेटेड प्रोविजंस। जनरल के लिए तो सब अलाउड है, उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक अलाउबल एक्सपेंसेस, जहां पर पहला मैंने कराया है बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, आप लोग थोड़ा कॉपी कीजिए। तो ये हद तक हम लोगों का आई थिंक क्लियर है, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग देखेंगे और एक प्रकार का एक्सपेंसेस जहां पर क्लॉज सेम ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन क्या बोल रहा है? लोन वाज टेकन। सर आपका ये लिखने का जरूरत था, ये तो कॉमन सेंस अप्रोच से पता चलता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउबल एक्सपेंसेस, बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं इट इज फॉर द बिजनेस, नॉट इन पर्सनल नेचर, तो ऑटोमेटिकली सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो अलाउबल एक्सपेंसेस है। हाँ अलाउबल एक्सपेंसेस है, लेकिन व्हाई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस? कुछ कारण है। was taken for the loan was taken for the purpose of business. If actually paid within the time limit of filing return under section 139(1). मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो मैंने सर आपने यहाँ पर डिस्कस किया था वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब
1920 प्रीवियस ईयर में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन पाने के लिए मुझे आपको 1920 में पेमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा एक्सटेंशन दिया है, बोला है ठीक है, आप अगर 1920 का लास्ट डेट 31 मार्च 2020 के भीतर पेमेंट नहीं कर सकते तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के भीतर पेमेंट कर दीजिए। 30 सितंबर और 31 जुलाई आपके लिए जो एप्लीकेबल है। अगर 35 जुलाई आपका ड्यू डेट है तो 31 जुलाई के भीतर पेमेंट कर दीजिए। अगर 30 सितंबर आपका ड्यू डेट है तो 30 सितंबर 2020 के भीतर पेमेंट कर दीजिए, तभी मैं आपको डिडक्शन दूंगा। अदरवाइज मैं आपको एक पैसा भी डिडक्शन नहीं दूंगा। आप अगर पीएल में डेबिट भी करते हैं ऑन एक्रूअल बेसिस में, उसको डिसअलाउ कर दूंगा। मतलब जो माइनस आपने किया था उसको मैंने ऐड कर दूंगा। माइनस मतलब अलाउबल था, उसको डिसअलाउ करने के लिए ऐड डिसअलाउड। ऑलवेज याद रखना, अलाउड मतलब माइनस, उसको डिसअलाउ करना ही मतलब है आइदर माइनस हुआ है तो उसको ऐड करो, अगर माइनस नहीं हुआ है तो इग्नोर करो। क्या बोला? डिसअलाउ का मतलब अगर सिचुएशन माइनस होता है तो उसको कैंसिल करने के लिए प्लस कर दो। अगर कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट मत करो। आई रिपीट, डिसअलाउ का मतलब है अगर आपने ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं तो उसको इग्नोर करने के लिए ऐड कर दो प्लस। अगर आपने माइनस नहीं किया है तो छोड़ दो, माइनस करना भी नहीं था और आपने किया भी नहीं। ठीक है, तो ऑलवेज ये फंडा याद रखिएगा। डिसअलाउड होने से इंप्लीकेशन क्या होगा? अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड फिगर में माइनस किया हुआ है तो उसको ऐड बैक कीजिए, अगर उसने माइनस नहीं किया है तो उसको छोड़ दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी सेम है। अच्छा सर, मान लेते हैं बिजनेस किसी कारण के लिए लेट कैश क्रंच था, कोरोना वायरस के लिए तो बिजनेस अभी कैश क्रंच में जा ही रहा है, तो उसका लेट हो चुका है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में नहीं दिसंबर में उसने पेमेंट किया है, क्या होगा? सर नो प्रॉब्लम, अगर दिसंबर में पेमेंट करता है तो उसका अलावा डिडक्शन मिलेगा। याद रखिएगा 1920 में नहीं, वो अगर 31 दिसंबर 2020 में पेमेंट करता है तो 2021 प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। मतलब सर गैस खर्चा था 1920 का, डिडक्शन मिल रहा है 2021 में। 1920 में क्या था, आपने तो माइनस कर दिया था, मैं उसको डिसअलाउ करूंगा। डिसअलाउ मतलब ऐड कर दूंगा, अलाउड करूंगा जब माइनस करूंगा। कब? 2021 में। याद रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है जो कमीशन और बोनस के लिए एप्लीकेबल है। सी 3 को मैं एक साथ कराना चाहता हूं। एक कारण है, employers contribution to the provident fund, आप लोगों ने तो नाम सुना ही है, फंड ऑफ एम्प्लॉयज। आप लोग जानते हैं बहुत सारा कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय को पीएफ रखना पड़ता है, मतलब एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। तो प्रोविडेंट फंड में नॉर्मली 2 बंदे लोग कंट्रीब्यूट करता है। याद रखिएगा, सैलरी में इसका डिस्कशन पीएम सर प्रोबेबली करेंगे। एक, आप अगर एम्प्लॉयर आपको पैसा दे, आप एक देगा, एम्प्लॉय खुद का सैलरी से आप लोग काटेंगे। दूसरा, एम्प्लॉयर भी उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के ही प्रोविडेंट फंड का बैलेंस बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होगा। क्या बोल रहा है? बोलना चाह रहा है अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, किसका प्रोविडेंट फंड? एम्प्लॉय लोगों का प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर लोग कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। सर नेचुरल सी बात है, बिजनेस फॉर एम्प्लॉय लोगों का पर्पस के लिए है, बिजनेस पर्पस के लिए है,
तो सर 37 1 में ही तो उसका डिस्कशन हो सकता था, सेपरेट क्यों डाला है? सेम चीज, इट इज अलाउबल एक्सपेंसेस। सर तो कॉमन सेंस का बात है, बिकॉज ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एक्सपेंसेस if actually paid within the due date, dates, मैंने 2 डेट बोला है, ऑडिट नॉन ऑडिट, ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). मतलब यहां पर भी सेम विद इन द टाइम लिमिट, यहां पर भी विद इन द ड्यू डेट, एक ही मतलब। कौन सा? इफ ऑडिट इज कंपलसरी तो 31 जुलाई, ऑडिट इज कंपलसरी तो 30th सितंबर, इफ ऑडिट नॉट कंपलसरी 31 जुलाई। तो ए बी सी में देखिए बेसिक कंसेप्शन से ही तीनों ही कॉमन एक चीज है, तीनों ही नेचर देखो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। यस, तीनों का ही डिडक्शन मिलेगा इफ आप पे करते हैं विद इन द ईयर। अगर विद इन द ईयर पेमेंट नहीं करते, 31 मार्च के भीतर पेमेंट नहीं करते, मैं तो आपको थोड़ा टाइम का मोहलत और भी देता हूं। मतलब 31 मार्च 31 में थोड़ा टाइम कब तक दे रहा हूं? आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। आपको जब तक रिटर्न फाइल करना है तब तक आप पेमेंट कर दीजिए, तभी मैं आपको डिडक्शन दूंगा। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ओके, तो स्पेसिफिक एरिया में ए कवर हुआ, बी कवर हुआ, सी, बहुत सारे हैं, ए बी सी डी एफ जी। हम लोगों ने ए बी सी को कवर अप किया। आज का क्लास में और भी 2 चीज हम लोग करेंगे, देखते हैं वो क्या। तो बोनस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मतलब एम्प्लॉयर, यहां पर क्या था? एम्प्लॉय का जो पीएफ में उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसको एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट, अच्छा पेमेंट किसको? एम्प्लॉय को तो पेमेंट नहीं करना पड़ता है ना। ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोविडेंट फंड का पैसा मेंटेन करता है। सब एम्प्लॉयर लोग क्या करता है, वो पैसा मोरलेस बराबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के वो उस फंड में जाके पैसा जमा कर देता है। बोल रहा है एक्चुअली पेड, मतलब अगर आप पैसा एम्प्लॉय के नाम पे जमा करते हैं, कब तक? विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये पेड मतलब एम्प्लॉय के हाथ में नहीं पेमेंट करना है। ये पेड का मतलब है एम्प्लॉय के नाम में जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कहां पर? प्रोविडेंट फंड में। कौन मेंटेन करता है? प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन करता है, वहां पर अगर आप पेमेंट कर देते हैं विद इन द ड्यू डेट्स तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नो डिडक्शन। डी, बैड डेट। बहुत इशू था एक टाइम क्वेश्चन में, बैक ईयर का 4-5 साल पहले क्वेश्चन में देखेंगे बैड डेट के लिए बड़ा बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। अब तो नहीं है। आप बोल रहे हैं सर बिजनेस करेंगे तो वो बैड होगा, मतलब पैसा नहीं दे रहा है, क्रेडिट में माल बेचे है, पैसा नहीं दे रहा है। तो बिजनेस में अगर क्रेडिट में माल बेचे है, उसका रिकवरी अगर नहीं आता है तो उसको बैड डेट बोलते हैं। तो बैड डेट इज अलाउड एज डिडक्शन। यस, it is allowed as deduction for computation of business expenses, business income, if A,
द डेट is connected with the income of business। मतलब आपने जो डेट उधार हुआ था वो सेल्स के कारण के लिए, इनकम के कारण के लिए होना चाहिए। इसका मतलब उधार क्यों होता है? हो सकता है सर मैंने लोन दिया है और वो पैसा नहीं आ रहा है, क्या वो बैड डेट है? बैड डेट है, लेकिन यहां पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो किसके बारे में डिडक्शन के बारे में बोल रहा है? ये बोल रहा है ऐसा कोई इनकम जो क्रेडिट में हुआ होगा, जिसका पैसा नहीं मिला है, बाद में वो बैड डेट हो चुका है, तो वो इस डिडक्शन के कैटेगरी में आ सकता है। मतलब डेट इज कनेक्टेड, ये उधार, कनेक्टेड, कनेक्शन किसके साथ? इनकम। इनकम ऑफ द बिजनेस क्या हो सकता है? सेल्स, कमीशन अर्न्ड, B, debt is to be written off from the books of accounts। मतलब सर ये बोल रहा है आपको बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करना पड़ेगा। प्रोविजन करेंगे तो नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहा है? आपको बैड डेट करना पड़ेगा, बैड डेट अकाउंट एंट्री पास करना पड़ेगा आपको। सी, तो ये दो कंडीशन अगर होता है, मतलब डेट इज कनेक्टेड विद द इनकम ऑफ द बिजनेस और डेट इज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, तभी आपको क्या मिलेगा? बैड डेट का डिडक्शन मिलेगा। यहां पर संबंधित एक चीज मैं कहता हूं जो हर क्वेश्चन में अल्टरनेट ईयर में आता है, ट्रीटमेंट रिगार्ड रिलेटिंग टू बैड डेट रिकवरी। Treatment relating to bad debt recovery। ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू बैड डेट रिकवरी क्या है? पहले ये बताओ बैड डेट रिकवरी क्या होता है? सर बैड डेट रिकवरी का मतलब ये होता है, इस कोई ईयर में आपने अकाउंट को बैड कर दिया था, काट दिया था, उसके बाद क्या कर रहा है? डेटर सबको पैसा रिटर्न कर रहा है। मतलब आपने सोचा था, ये आपका एस्टिमेट था बैड डेट, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आपने क्या किया? उसका अकाउंट काट दिया, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने काट दिया है। काटने के बाद 2-3 साल बाद अचानक प्रोसीडिंग्स चल रहा था, आप तो पैसा छोड़ नहीं देंगे, प्रोसीडिंग्स चल रहा था, आप क्या करेंगे? आपको कलेक्शन मिल गया, तो बैड डेट का जो होने के बाद फिर से अगर पैसा आ जाता है तो उसको बोला जाता है बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी ऑलवेज याद रखना बिजनेस इनकम है, लेकिन कब माना जाएगा? इफ बैड डेट प्रीवियसली allowed as deduction। मतलब जब बैड डेट हुआ था आपको डिडक्शन मिला था। इफ बैड डेट previously not allowed as deduction, probably लास्ट ईयर में आपको बैड डेट ने आपने क्लेम तो किया था,
लेकिन किसी कारण के लिए असेसिंग ऑफिसर ने आपको बोल दिया है भाई मैं आपका इनकम बैड डेट का डिडक्शन नहीं दूंगा, उसको कुछ कारण हो सकता है। तो अगर बैड डेट प्रीवियसली अलाउड एट डिडक्शन उसके बाद बैड डेट रिकवरी आता है तो बैड डेट रिकवरी is taxable as business income। मतलब ये आपका बिजनेस इनकम में आएगा। सर अगर ऑलरेडी मैंने क्रेडिट करके रखा है तो नो प्रॉब्लम, अगर ऑलरेडी आप क्रेडिट करके रखे हैं तो ठीक है, आपको क्रेडिट होना चाहिए था और आपने बिजनेस इनकम बोल के दिखाना चाहिए था, आपने बिजनेस इनकम बोल के दिखाए, तो बैड डेट रिकवरी इज टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम, नो ट्रीटमेंट। If bad debt previously not allowed as deduction, अगर bad debt आपको previously deduction बोल के आपको नहीं अलाउ किया गया, अगर डिडक्शन बोल के आपको नहीं अलाउ किया मतलब लास्ट ईयर में आपको टैक्स देना पड़ा था, कोई डिडक्शन छूट नहीं मिला था, अब जेन्युइनली जब रिकवरी होगा तो फिर से टैक्स देंगे, एक इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स देंगे, बिकॉज तब तो आपने डिडक्शन माइनस नहीं किया था बैड डेट बोल के, अब उस टाइम प्रोबेबली आपने अकाउंट्स में बैड डेट किया था, अब आपके पास पैसा रिकवर आ रहा है तो नेचुरली आप अकाउंट्स में दिखाएंगे बैड डेट रिकवरी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई आप तो दिखा सकते हैं लेकिन मैं इस पे इस बार इनकम नहीं मानूंगा, मतलब बैड डेट रिकवरी इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, बिकॉज ऑलरेडी तो उसने डिडक्शन नहीं दिया था तो उस टाइम इनकम बोल के दिखाया था, फिर से जब रियलाइज हो रहा है तब क्या इनकम बोल के रियलाइज हो रहा है फिर से टैक्स करूंगा नहीं, तो बैड डेट रिकवरी इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी मैंने उसका लिए जो बैड डेट हुआ था डिडक्शन नहीं दिया था, मतलब मैंने क्रेडिट में ही टैक्स दे दिया लेकिन एक्चुअल में वो बैड डेट था, उसके बाद रिकवरी भी हुआ, तो जब रियलाइज हुआ तो रियलाइज मनी कभी भी फिर से टैक्सेबल नहीं होगा। एक बार एक्रूअल बेसिस में इनकम हो चुका था, आपने क्रेडिट सेल के ऊपर टैक्स दे चुके थे, बैड डेट हुआ था डिडक्शन नहीं मिला था, अब उसके बाद बैड डेट रिकवरी आ रहा है तो फिर से टैक्स देंगे रियलाइजेशन के कारण के लिए? नो, बिकॉज प्रीवियसली बैड डेट अलाउड नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, लेकिन प्रीवियसली अगर बैड डेट अलाउड एट डिडक्शन है तो इस बार आप बिजनेस इनकम बोल के टैक्स देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सर कैसे पता चलेगा जो बैड डेट रिकवरी है वो प्रीवियसली अलाउड और बैड डेट हुआ था, दैट्स व्हाई बैड डेट रिकवरी। तो आपको कैसे पता चलेगा सर बैड डेट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन और नॉट? आप क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अगर बोल रहा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो ऑलवेज अज्यूम बैड डेट प्रीवियसली अलाउड एट डिडक्शन। जैसे ही आप अज्यूम करते हैं प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन तो ये बैड डेट रिकवरी मेरा बिजनेस इनकम होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, और अब पीएल में ऑलरेडी क्रेडिट है, पीएल में अगर क्रेडिट है मतलब ऑलरेडी इनकम में कंसीडर कर चुके हैं तो नो इशू। ओके, तो ये प्रोविजन था बैड डेट। बैड डेट के कनेक्टेड आइटम था बैड डेट रिकवरी। सिर्फ एक चीज दिमाग में आएगा, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अलाउएबल एक्सपेंसेस? नो, बिकॉज इट इज नॉट इनकर्ड, इट इज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, कोई हुआ नहीं है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट नोट क्या लिखेंगे? नो डिडक्शन फॉर प्रोविजन for bad debt. Provision for bad debt, sir, then provision for discount, never, because they are provisions. तो provision allowed नहीं होता है। तो ये गया D specific allowed में, तो A गया था बोनस, B गया था इंटरेस्ट, C गया था प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, D गया बैड डेट। बहुत सारे में सिर्फ इतना कराया है और आज के क्लास में लास्ट आइटम कराऊंगा। ये सब का एग्जांपल इलस्ट्रेशन आपके पीडीएफ में सब मौजूद है, आप लोग आराम से देख सकते हैं।
हर आइटम का मैंने अलग अलग इलस्ट्रेशन दिया है, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर। सर बिजनेस है तो एडवर्टाइजमेंट तो करेगा ही, तो बिजनेस का लिए का अलाउबल एक्सपेंसेस होगा। यस, इसमें स्पेशल क्या है? कुछ तो स्पेशल है जिसके लिए दिया है, नहीं तो नहीं देता। इट इज अलाउबल as deduction allowable expenses as deduction if following two conditions are satisfied। क्या? A one, connected मतलब related और for the purpose ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के रिलेटेड है, बिजनेस के लिए है। 2, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर should not be in the brochure pamphlets or of political party। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो इश्तेहार निकलता है ना इलेक्शन से पहले, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी का इश्तेहार। पैम्पलेट मतलब वोट के टाइम आता है ना, वही इस छापने ऊपर वोट दीजिए, ये सब, दैट इज पैम्पलेट्स। सुवेनियर, हर साल पॉलिटिकल पार्टी एक बुक निकालता है, पुस्तिका निकालता है, उसको बोलता है सुवेनियर। तो ब्रोशियर इलेक्शन के टाइम पैम्पलेट्स कैंडिडेट इशू करता है। सुवेनियर हर साल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी किताब निकालता है, सारा साल उसने क्या किया, ये सब एक्टिविटी सब लेके। ये तीनों जगह में अगर आप एडवर्टाइज करते हैं, खर्चा करते हैं, तो खर्चा तो किए, जेन्युइन भी है, आरपीएल में डेबिट भी किए हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई अगर एडवर्टाइजमेंट करना है ये छोड़ के इन्हीं जगह करो, मैं तुमको डिडक्शन दे दूंगा। लेकिन ये तीनों महाशय के ऊपर खर्चा करते हो, तीनों जगह अगर खर्चा करते हो तो मैं आपको डिडक्शन नहीं दे सकता। तो तीनों जगह अगर एक्सपेंसेस करते हो तो उसके लिए डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्या क्या? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन द ब्रोशर पॉलिटिकल पार्टी का, पैम्पलेट्स पॉलिटिकल पार्टी का, सुवेनियर और पॉलिटिकल पार्टी। तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब देखिए ABCDE जितना कराया हर में कुछ देख के ही पता चल रहा है सर ये तो जनरली अलाउड डिडक्शन है, लेकिन पांचों में कहीं ना कहीं है। ABC में एक आइटम था कैश बेसिस में पेमेंट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन दिया था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के भीतर आप पेमेंट कर दीजिए, मैं अलाउ कर दूंगा। अगर नहीं देते हैं, बाद में देते हैं, तो उस ईयर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगा। दोनों में एडवर्टाइजमेंट में बोल रहा है अलाउबल डिडक्शन, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी का ब्रोशर में नहीं होगा। बैड डेट में बोल रहा है सर वो डेट रिलेटिंग टू योर इनकम होना चाहिए, और दूसरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा।
ये दो कंडीशन होगा तो बैड डेट के लिए भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सो ये था स्पेसिफिक अलाउबल एक्सपेंसेस। ये छोड़ के भी बहुत सारे हैं आप लोगों का सिलेबस में, दैट इज डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये तीनों बड़ा बड़ा भारी भारी चैप्टर है, हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, नो इश्यू। चलिए एक छोटा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उससे मजा आएगा, हम लोगों का पर्पस भी सॉल्व होगा। वहां पर मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, तब भी एक अलग तरीके से छोटा प्रॉब्लम दिखा देते हैं। तो जनरल एक्सपेंसेस हुआ, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस का 5 हुआ, एकदम छोटा। एक पीएल अकाउंट, किसका? मिस्टर राज का। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, $40,000, 1,40,000, sorry 2,40,000 by interest on bank deposit 10,000, dividend Reliance Industry RIL 10,000, बैट 20,000, बैड डेट रिकवरी allowed as deduction, कौन सा? बैड डेट allowed as deduction, मतलब जिस साल बैड डेट हुआ था उसने डिडक्शन अलाउ किया था। 2 wages, 2 salaries, $40,000, 2 employers contribution to PF 10,000, 2 bonus to employees 15, 2 interest on loan 8,000, advertisement 12,000, bad debt 5,000, salary to proprietor मतलब 6,000, income tax 3,000, provision for bad debt 3,000, fine paid for GST 2,000, मतलब infringement violation or infringement of GST law,
to net profit. Adjustment 1. Rupees 4,000 paid for installation of machine included in salary account. Bonus and bonus not paid till 30th November 2020. Interest rupees 2,000 paid within 31st July, and balance paid after December 2020. Advertisement to brochure of political party, rupees 3,000. Employers contribution not paid till December was paid on 15/1/21. Compute business taxable business income. Business income was a short form profits and gains from business and profession. $31,320. आपके पास बिजनेस अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1,74,000,
क्या आप ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्स पर्पस के लिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजी होगा, स्ट्रेट वे में बोलेगा बाबू क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, इस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो लोग आपको बोलेगा भाई आपको तो रिकम्प्यूट करके देना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मतलब आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है और कौन कौन सा डिसअलाउड है। याद रखिएगा, अगर एक्सपेंसेस डेबिट किया हुआ अगर अलाउड ही है तो नो ट्रीटमेंट, लेकिन अगर डिसअलाउड है तो माइनस किया है वो गलत, अगर माइनस हुआ है डिसअलाउड हुआ है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोगों ने सिखाया था फर्स्ट क्लास में, उसी को बेसिस पे रखते हुए इसको थोड़ा कवर करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। Previous year 2019-20 net profit as per PL 1,74,000। मैंने क्या था इनडायरेक्ट अप्रोच में, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आप कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट से ही आप रिकॉन्साइल करके टैक्सेबल प्रॉफिट लाएंगे। ऐड ये प्रॉफिट तो आया है बहुत कुछ माइनस करने के बाद, आप लोग को देखना पड़ेगा जब क्या जो माइनस हुआ था वो क्या सही में ठीक ठाक है और गलत है। अगर गलत है तो डिसअलाउड है, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड डिसअलाउड क्या बोला था, माइनस अगर गलत होता है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस। अगर माइनस अगर सही माइनस हुआ है तो करने के लिए कुछ करना है ही नहीं तो क्या करेंगे, इग्नोर। ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, एक एक करके देखते हैं। सैलरी 40,000 में क्या अंतर है, कुछ नहीं सर, सिर्फ ये बोल दिया है सर 4,000, मतलब 40,000 में पूरा ही 40,000 अलाउ होना चाहिए बिकॉज सैलरी इज अ बिजनेस पर्पस। लेकिन 4,000 बोल रहा है क्या, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो अलाउ नहीं होगा। तो सैलरी इंस्टॉलेशन के लिए आप लोग देखिएगा, मैंने एक नोट बनाया है, वहां पर कौन कौन सा डिसअलाउड है, उसका अमाउंट क्या है और क्यों मैंने लिखा है। आप लोग चाहे तो उस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। 4,000 मतलब बाकी 36 इज ओके, 4,000 में प्रॉब्लम है तो 4,000 को मैंने ऐड किया, मतलब 36 माइनस होना चाहिए था, माइनस हुआ है। सिर्फ 4,000 माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या बोला है, इट इज अलाउबल एक्सपेंसेस तब बट रिटर्न फाइलिंग के भीतर उसको पेमेंट करना है। क्या बोला है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज पेड ऑन 15/1/2021। बाप रे बाप, मतलब डेबिट तो कर दिया लेकिन पेमेंट किया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट कब है, मान के चलता हूं ऑडिट होता है 31 नवंबर के भी बाद, ओके। ड्यू डेट तो बाद में हो रहा है तो डिडक्शन उस ईयर में नहीं मिलेगा, तो इसका डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। मतलब 1920 में डिडक्शन नहीं मिलेगा, 1920 में डिसअलाउड है, 2021 में अलाउड होगा। मुझे नहीं जानना है, मैं 2021 नहीं कर रहा हूं। तो टू पीएफ कितना, 10,000 पूरा ही, यस पूरा ही पेमेंट हुआ था 15/1/21 में, 15/1/21 में पेमेंट हुआ है। आप लोग देखिएगा। बोनस टू एम्प्लॉइज, बोनस टू एम्प्लॉइज पेड 30 नवंबर 2020, bonus not paid till due date of filing return
सर फाइलिंग रिटर्न क्या मानेंगे? फाइलिंग रिटर्न में मान के चलते हैं 31 जुलाई भी मान सकते हैं और 30 नवंबर सितंबर भी मान सकते हैं। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ 30 सितंबर। तो पेमेंट नहीं हुआ है, हुआ ही है तो नवंबर में हुआ है, तो इस ईयर में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इस ईयर के लिए डिसअलाउड, मतलब माइनस है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 जुलाई के भीतर पेमेंट हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन लोन जुलाई के भीतर पेमेंट हो चुका है। यहां पर देखिए 2000 रुपए जुलाई के भीतर पेमेंट हो चुका है और बाकी दिसंबर में पेमेंट हुआ है, तो डिसअलाउड कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कारण नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, कितना? नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन 8000, ना 6000। वाई? सर 8000 में तो ऑलरेडी 2000 पेमेंट कर चुका हूं। ओके। एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट इज अलाउबल एक्सपेंसेस, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में अगर देते हो, पॉलिटिकल पार्टी 3000, उसका ब्रोश्योर में अगर एडवर्टाइजमेंट करते हो तो अलाउबल नहीं है। बैक डेट अलाउड है। सैलरी टू प्रोप्राइटर पर्सनल, सैलरी टू प्रोप्राइटर 3671 में अलाउबल नहीं होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस 6000। इनकम टैक्स ऑलवेज याद रखना पर्सनल है। प्रोविजन बैक डेट अलाउड, प्रोविजन नॉट अलाउड। जब डिसअलाउड है तो ऐड करेंगे। फाइन अंडर जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, अब तो सेल्स टैक्स नहीं है 2000, तो कितना टोटल डिसअलाउ हुआ है? 4000 प्लस 10000 प्लस 15000 प्लस 6000 प्लस 3000 प्लस 6000 प्लस 15000, 59000 लेस। अगर कोई इनकम गलती से पीजीबीपी में क्रेडिट हो चुका है जो पीजीबीपी हेड में नहीं आना चाहिए, तो मैं उसको एक्सक्लूड करूंगा। देखिए यहां पर ऐसा दो आइटम है। इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट वो आईएफओएस में होना चाहिए और डिविडेंड इनकम तो एग्जेम्प्टेड ही है, तो उसको लेस कीजिए। बिकॉज इनकम में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, वहां से हटाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी ऐड है तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस इनकम credited to PL but not assessed under PGBP। आपने बिजनेस पीएल में डाल दिया लेकिन वहां पर होना नहीं चाहिए। दैट इज क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एफडी 10,000। डिविडेंड, आप बोलेंगे सर डिविडेंड तो एग्जेम्प्टेड इनकम है। हाँ वो भी तो मैं जानता हूँ एग्जेम्प्टेड इनकम है, आई एग्री, लेकिन बेटा एक इशू है। क्या? डिविडेंड तो एग्जेम्प्टेड है, मतलब इनकम किसी हेड में नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी तो क्रेडिट कर चुका है अकाउंट्स में, तो उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब नेट प्रॉफिट जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 1,74,000, उसमें तो 10,000 इंक्लूड है। सोच के देखिए, डिविडेंड अगर क्रेडिट साइड में है तो ये फिगर यहाँ पर आया है,
तो अगर आया है इसको हटाना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम। उसके बाद देखेंगे एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड। मुझे तो सिर्फ बिजनेस इनकम करने के लिए बोला है और तो कुछ नहीं। बैकडेट रिकवरी क्या माइनस होगा? क्या बोला था? अगर सर बैकडेट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन तो रिकवरी बिजनेस इनकम की तरह ही ट्रीट होगा। तो बैकडेट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, तो तब डिडक्शन मिला, अब मिल रहा, रियलाइज हो रहा है तो टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल तो किया ही है, तो बिजनेस हेड में ही टैक्सेबल किया है, तो मतलब माइनस होना चाहिए, इनकम में ऐड होना चाहिए। मैंने 15,000 इनकम में ऐड कर चुका हूं, मतलब 1,74,000 के भीतर 15,000 आना चाहिए था और 15,000 ऑलरेडी क्रेडिट करके रखा हूं, तो नो ट्रीटमेंट। लेकिन अगर प्रीवियसली डिसअलाउड होता तो ये इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स हम लोग दे चुके हैं, तो 15,000 के ऊपर और टैक्स नहीं देना है, तब हम लोग लेस करते हैं। तो बैकडेट रिकवरी, बैकडेट रिकवरी नील। Why? Previously allowed as deduction। बस 30,000 plus 1,74,000, 2,33,000, 2,03,000 PGBP बोल सकते हैं, और टैक्सेबल बिजनेस इनकम। मतलब ये प्रॉब्लम मैंने सेट किया सिर्फ जितना मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है उसी के हिसाब से। हर आइटम जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया आप सबका एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आपका पीडीएफ में है, सबका एग्जाम्पल आपका इलस्ट्रेशन में है, सिवाय छोड़ के एक एरिया, मतलब सॉरी सब उसमें है। वहां पर ऐसा प्रॉब्लम भी है, लेकिन मैंने भाग भाग करके नहीं कराया, मैंने एक छोटा प्रॉब्लम सेट करके पूरा डिडक्शन जो जनरल से लेके बोनस, एडवर्टाइजमेंट, बैक डेट, इंटरेस्ट, प्रोविडेंट फंड, जो जो मैंने सिखाया सब एक प्रॉब्लम में डाल के कर दिया। आप लोग पहले कॉपी का इलस्ट्रेशन देखिएगा, उसके बाद आप ये मास्टर प्रॉब्लम में देखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है पहले ही इसको मत देखिएगा, वहां पर बहुत डिटेल्स में मैंने कराया है, कितना अलाउड है कितना अलाउड नहीं है, नोट 1 नोट 2। हाँ एक बात सर, क्या एग्जाम में वहां पर जैसे आपने किया है नोट 1 में अलाउबल, नोट 2 में डिसअलाउड, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस सिस्टम में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे दिमाग में आ चुका है, तो ये सिस्टम में ही करेंगे। एक्चुअल में आपको नंबर इस सिस्टम में ही होगा, वो तो आपको सपोर्ट देने के लिए पहला 3-4 क्लास में हम लोग भेजेंगे फॉर योर सपोर्ट, उसके बाद तो नहीं लगेगा, सिर्फ 2-3 नोट देने से ही आपका काम हो जाएगा। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, इंस्टॉलेशन, यहाँ पर नॉट पेड, तो दैट इज कॉल्ड नोट। ये जो लिखा है दैट इज नोट, 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 ये नोट आपको देना पड़ेगा। ये तीनों ही क्या है? पर्सनल, सॉरी पर्सनल, और प्रोविजन इज नॉट इनकर्ड इज एस्टिमेशन। फाइन्स अंडर जीएसटी 37(1) में अलाउ ही नहीं करेगा, बिकॉज इंफ्रिंजमेंट ऑफ एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इससे मेरा नेट प्रॉफिट से मैंने इनडायरेक्ट अप्रोच से स्टार्ट किया था 1,74,000, जितना डिसअलाउड है सब ऐड करके 59,000 मेरा डिसअलाउड था। तो 2,33,000 से मैंने 1, 2, 3 में ये दोनों इनकम ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, जो होना नहीं चाहिए इस साइड में, तो माइनस कर दिया। कैसे माइनस? दोनों ऐड करके देखो 30। सर बैटेड रिकवरी क्यों माइनस नहीं किया? बिकॉज बैटेड प्रीवियसली अलाउड था डिडक्शन, इसके बाद पैसा रियलाइजेशन में आ रहा है तो टैक्सेबल होना चाहिए। कौन सा हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होना है। तो मैंने 15,000 पीएल में ही तो डाला है, मतलब 15,000 इस 1,74,000 में है, तो ठीक है, कोई गलत नहीं हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ है तो क्यों माइनस करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है नील। लेकिन अगर प्रीवियसली डिसअलाउड होता तो ये 15,000 वहां से माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो 30,000 करने के बाद पीजीबीपी आपका आ गया 2,03,000। तो आप आराम से ये
इनकम को आप प्रॉब्लम को बार बार देखेंगे। अच्छा, फॉर योर सेक मैं एक चीज लिख देता हूं, ड्यू डेट नोट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 30th सितंबर 2020। ये आपका अजम्पशन के ऊपर निर्भर करेगा, आप 31 जुलाई भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आता है इस प्रॉब्लम में। मैंने डेट सब लेट में ही दिया है, ठीक है। तो पीएल का ये डेबिट, ये क्रेडिट, मतलब जैसे पीएल होता है। इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो किया। सर ये प्रॉब्लम को डायरेक्ट अप्रोच में कर नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन नंबर नहीं देगा, आंसर आ सकता है। मतलब आप रिकम्प्यूट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, माइनस जो एक्सपेंसेस है वो करेंगे, वो इनडायरेक्ट अप्रोच ही यहाँ पर करना पड़ेगा। डायरेक्ट अप्रोच से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, याद रखिएगा। प्रॉफिट, सरप्लस, गेन ये सब दिया रहता है तो आपको इनडायरेक्ट छोड़ के कोई अप्रोच अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट, सरप्लस ये वर्ड नहीं है, तो आपको रिकम्प्यूट ही आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, रिकम्प्यूट नहीं। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो इनडायरेक्ट अप्रोच से करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट नहीं रहता तो डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास करने के बाद रात में देखिए, नोट्स प्रॉपर्ली फिलअप कीजिए, नोट्स प्रॉपर्ली रखिए, और अटेंडेंस एंड फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ऑफिशियल है, तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। आप लोग वो भूल मत जाइएगा देने के लिए, ठीक है। और आज का जो क्लास लोड होगा वो नेक्स्ट डे का 12 बजे तक आपको अपलोड करना पड़ेगा, मतलब अटेंडेंस देना पड़ेगा। उसके बाद देते हो तो नेक्स्ट डे का अटेंडेंस माना जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। चलिए कैरी ऑन।